ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत अब पूरी दुनिया की नजर में। ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या अब मध्य पूर्व में अमेरिका से अलग नया शक्ति संतुलन बन रहा है और क्या चीन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे तो अमेरिका ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मंजूर कर लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कबूल किया कि अमेरिका की तरफ से नए सिरे से बातचीत का संदेश मिला है और अमेरिका बातचीत को जारी रखना चाहता है। इस मीटिंग में दो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम रहे, पहला ताइवान, दूसरा ईरान। ट्रंप को यह एहसास था कि अगर चीन खुलकर तेहरान के खिलाफ नहीं गया तो अमेरिका के लिए युद्ध को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ शी जिनपिंग भी नहीं चाहते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो या तेल सप्लाई बाधित हो, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा सीधे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि चीन ने खुद को केवल दर्शक की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शक्ति केंद्र की तरह पेश किया जो अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बना सकता है। और अब अरब में यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अरब यूनियन जैसे फॉर्मूले पर बात हो रही है। इस नए संभावित गल्फ ब्लॉक में सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, इराक, कुवैत और बहरीन जैसे देश हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी देशों की सबसे बड़ी चिंता एक जैसी है: तेल सुरक्षा, हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिरता और पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध से बचाना। इस नए अरब यूनियन में तुर्की और मिस्र जैसे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी भी अहम रोल निभा सकते हैं। वजह है रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन और ऐसी नई सुरक्षा व्यवस्था जिसमें केवल अमेरिका पर निर्भरता कम हो। लेकिन यूएई की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यूएई फिलहाल संतुलन की लाइन पर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और अमेरिका ऐसे किसी नए ब्लॉक को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर अरब देश सुरक्षा खुद करने लगे तो ये सीधे वॉशिंगटन मॉडल को चुनौती होगी, जिसमें पूरे मध्य पूर्व की या पूरे वेस्ट एशिया की सुरक्षा रणनीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थी। अरब यूनियन का फॉर्मूला 1975 के हेलसिंकी समझौते से प्रेरित है, तो क्या उसी हेलसिंकी मॉडल की तर्ज पर पश्चिम एशिया में भी नया सुरक्षा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर हर बार युद्ध में पूरा क्षेत्र अमेरिका और ईरान की लड़ाई का मैदान बनता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद खाड़ी देशों को होगा। इसीलिए अब रियाद बैक चैनल डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। एक तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क पर दबाव रखा जा रहा है, दूसरी तरफ तेहरान के साथ बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश भी जारी है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब ने नया गल्फ ब्लॉक बनाने की मुहिम तेज कर दी है। बीजिंग में बंद कमरे की मीटिंग में पहले दिन ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को यह भरोसा दिया कि वो ताइवान की मदद उस हद तक ही करेंगे जिस हद तक अमेरिका और चीन के रिश्ते प्रभावित ना हो। इसके बाद शी ने ट्रंप को कहा कि हॉर्मुज खुलवाने में चीन मदद देगा और ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस पर अमेरिका की तरह ही चीन भी सहमत है। चीन की ओर से इशारा मिलते ही ट्रंप ने अपना रुख ईरान पर नरम कर लिया और बीजिंग वार्ता के दूसरे दिन तेहरान के मुद्दे पर चीन के सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का यू टर्न कैसे हुआ और बीजिंग यात्रा के बाद ट्रंप के बयान किस तरह बदलते गए, ये देखिए। पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिर बयान आया कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में ले लेगा। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने के करीब है। लेकिन बीजिंग वार्ता के बाद अचानक सुर बदल गए और अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की यूरेनियम तक पहुंच का दावा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी सवाल उठ रहा है, क्या चीन से बातचीत के बाद ट्रंप अब टकराव कम करने की लाइन पर आ गए? अब जरा आपको एक नक्शा दिखाते हैं, इस नक्शे को समझिए, क्योंकि बीजिंग वार्ता का असली केंद्र परमाणु मुद्दे से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। चीन चाहता है तेल सप्लाई चलती रहे और युद्ध ना हो। अमेरिका चाहता है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे।
ईरान इसे रणनीतिक दबाव के तौर पर देखता है, जबकि सऊदी अरब पूरे क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। उस चैनल को इंटरव्यू दिया, ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और संवर्धित यूरेनियम तक ईरान की पहुंच सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो वेस्ट एशिया में बारूद बिछ चुका है और चिंगारी सुलगने की देर है। सवाल है कि क्या व्हाइट हाउस लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान को नक्शे से मिटाने का ऑर्डर दे देंगे। ईरानी संसद अब सीधे ट्रंप के सिर पर 450 करोड़ रुपए का इनाम रखने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाकर तेहरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ने को तैयार है। अमेरिका ने हॉर्मुज की तरफ अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं शांति वार्ता का वक्त खत्म हो चुका है। विध्वंस कभी भी आरंभ हो सकता है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने शांति प्रस्ताव की शर्तों को दरकिनार किया तो इस बार के हमले में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए इजराइल के खतरनाक F-35 फाइटर जेट्स को अब एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से लैस कर दिया गया है। यानी F-35 पर 2 अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए हैं। हालांकि इसी एवज में 2 मिसाइल पोर्ट को हटाया गया और बेंजामिन के आदेश पर इजरायली सेना ईरान में मिशन 005 शुरू कर सकती है, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड हो सकता है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। यहीं से ईरान 90% तेल सप्लाई करता है। दूसरा टारगेट असालू, यह पेट्रोकेमिकल हब हो सकता है, जो साउथ पार्स टर्मिनल का गेटवे कहा जाता है। यहां से 48% पेट्रोकेमिकल सप्लाई किया जाता है। तीसरे नंबर पर आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी हो सकती है, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहां रोजाना 4 लाख बैरल तेल रिफाइन किया जाता है। अगला टारगेट बंदर महशहर पेट्रोकेमिकल हब है। यहां ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का 28% उत्पादन होता है। टारगेट नंबर 5 पर है बुशहर का गनावे और गोरेह, जो ईरान का सबसे बड़ा पाइपलाइन जंक्शन है। यहां से खर्ग तक तेल सप्लाई किया जाता है। काट्स ने हुंकार भरते हुए कहा है, हमारा मिशन अभी अधूरा है। हम उस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं जहां हमें फिर से और बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के अलावा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर और जॉर्डन है। यहां वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर सकता है। व्हाइट हाउस लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान को नक्शे से मिटाने का ऑर्डर दे देंगे। ईरानी संसद अब सीधे ट्रंप के सिर पर 450 करोड़ रुपए का इनाम रखने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाकर तेहरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ने को तैयार है। अमेरिका ने हॉर्मुज की तरफ अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं शांति वार्ता का वक्त खत्म हो चुका है। और अरब देशों में ईरान का पहला टारगेट सऊदी अरब की अबकैक प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जहां दुनिया के कुल तेल का 7% उत्पादन होता है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगला टारगेट सऊदी अरब का ही रास तनुरा रिफाइनरी और टर्मिनल है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। रोजाना 60 लाख बैरल तेल की लोडिंग टर्मिनल से की जाती है। तीसरा टारगेट सऊदी अरब का ही यानबू रिफाइनरी और टर्मिनल है। हॉर्मुज बंद होने की स्थिति में यह वैकल्पिक ऑयल रूट हो सकता है। इसकी रिफाइनरी क्षमता 4 लाख बैरल पर डे है। जबकि टारगेट नंबर 4 पर यूएई का रुवैस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। 5वें टारगेट पर कतर का रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर है, जिसकी क्षमता सालाना 7.7 करोड़ टन है। इसके लिए अमेरिका ने तैयारी शुरू भी कर दी है। सर्विलांस विमान तेहरान के पास तक उड़ान भर रहे हैं। नेवल बेड़ा हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा है। सेंटकॉम के ऑर्डर पर F-16 जेट्स लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अमेरिका का असली संकट है हॉर्मुज को आजाद कराना। इसीलिए ट्रंप ने चीन की यात्रा की। भले ही ट्रेड और टेक समझौतों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन ट्रंप का असली मकसद ईरान को इस बात पर सहमत कराना था कि वो हॉर्मुज का रास्ता खोल दे, क्योंकि हॉर्मुज की चाबी तेहरान में है और वो बिना बीजिंग के इशारे के इस लॉक को नहीं खोलने वाला है। ढील देना तो दूर, बल्कि ट्रंप की यात्रा के दौरान ही ईरान ने ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों को सीज करना शुरू कर दिया है। IRGC ने एक मालवाहक जहाज रोककर ईरान की तरफ मोड़ दिया और अमेरिकी सेना का नेवल ब्लॉकेड बेड़ा कुछ नहीं कर पाया। स्थिति ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से न जंग छेड़ी जा रही है और न ही जंग से निकल पा रहे हैं।
इसी असमंजस का समाधान ढूंढने ट्रंप बीजिंग पहुंचे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है कि IRGC ने एक मालवाहक जहाज को इंटरसेप्ट किया। यह जहाज फुजैरा से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी में था। ईरान का दावा है कि इस जहाज पर विस्फोटक गोला बारूद लदे थे। IRGC ने जहाज को सीज कर लिया। अब यह जांच की जा रही है कि इस पर लदे विस्फोटक किस देश के हैं। हुई शुआन नाम के इस जहाज पर होंडुरास का झंडा लगा था। यह फिशिंग सपोर्ट वेसल है और 1984 में बना था। और हॉर्मुज में 13 अप्रैल से अमेरिका की नाकाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद IRGC ने मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया है। यह जहाज UAE के फुजैरा पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर था। IRGC ने इसे हॉर्मुज से बहुत दूर ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया। यह सीधे सीधे US नेवल ब्लॉकेड को चुनौती देना है। हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर भी US फौज IRGC को नहीं रोक पाई। IRGC की नेवल विंग इस जहाज को ईरानी तट की ओर ले गई और अमेरिकी सेना देखती रही कि हॉर्मुज जल्द खुलेगा और तेल के दाम भी घटेंगे। चीन और अमेरिका इस पर एक राय है कि हॉर्मुज का सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए। भले ही ट्रेड और टेक समझौतों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन ट्रंप का असली मकसद ईरान को इस बात पर सहमत कराना था कि वो हॉर्मुज का रास्ता खोल दे, क्योंकि हॉर्मुज की चाबी तेहरान में है और वो बिना बीजिंग के इशारे के इस लॉक को नहीं खोलने वाला है। ढील देना तो दूर, बल्कि ट्रंप की यात्रा के दौरान ही ईरान ने ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों को सीज करना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज संकट का कारण इजरायल और अमेरिका का आक्रमण है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। इस जंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है कि IRGC ने एक मालवाहक जहाज को इंटरसेप्ट किया। यह जहाज फुजैरा से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी में था। ईरान का दावा है कि इस जहाज पर विस्फोटक गोला बारूद लदे थे। IRGC ने जहाज को सीज कर लिया। अब यह जांच की जा रही है कि इस पर लदे विस्फोटक किस देश के हैं। हुई शुआन नाम के इस जहाज पर होंडुरास का झंडा लगा था। यह फिशिंग सपोर्ट वेसल है और 1984 में बना था। और 14 मई को दुबई के पास लग्जरी यॉट पर हमला हुआ। धमाके के बाद यह यॉट लपटों से घिर गई। दावा है कि यॉट पर हमला IRGC ने कराया था। रबर बोट से कुछ लोग यॉट के करीब पहुंचे और उसमें विस्फोटक लगा दिए। कुछ देर बाद यॉट में भीषण धमाका हुआ। दावा यह भी है कि लग्जरी यॉट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा हुआ था और कहा जा रहा है कि हमले के वक्त यॉट में मोसाद के एजेंट्स भी थे। कि 2015 का JCPOA समझौता ईरान का संवर्धित यूरेनियम खत्म करने में कामयाब था। हमने ये काम बिना एक मिसाइल फायर किए कर लिया था, न हमने आम नागरिकों की हत्या की। बीते 5 दिन से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान इनकी रफ्तार और बढ़ गई। अब रिपोर्ट है कि रूस के ड्रोन यूरोप के लिए एटॉमिक खतरा बन सकते हैं। IAEA ने इस पर चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि रूस के हमले किसी दिन पूरे यूरोप को रेडिएशन की आंधी में धकेल सकते हैं। उधर यूक्रेन ने भी इन हमलों का बदला लेने के लिए रूस के शहरों पर बारूद बरसाया है। दोनों तरफ स्थिति घातक है। देखिए कैसे जंग के इस नए फेज में रूसी ड्रोन परमाणु खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन, रेनवे, खमेलनित्स्की और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 160 से ज्यादा ड्रोन देखे गए हैं, जो परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। रूसी हमले से प्लांट की बिजली कटी तो रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचने का डर है। रेनवे परमाणु संयंत्र पश्चिमोत्तर यूक्रेन में रेनवे के वराज शहर के रिहायशी इलाके से सटा है। इस प्लांट के करीब भी रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। रूस के हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। खमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूसी बारूद का खतरा मंडरा रहा है। ये प्लांट पश्चिमी यूक्रेन के नेतिशिन शहर में है। यहां भी ड्रोन अटैक किए गए और भारी नुकसान हुआ। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस की सीमा के करीब और कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इसके करीब भी ड्रोन हमले की वजह से आग लग गई। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रूस ने नई मिसाइल KH-101 का इस्तेमाल कर हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए, जिसे यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद रूस ने ओडेसा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 4 एनर्जी यूनिट पर हमले किए, जिसमें लगभग 3000 घरों की बिजली गुल हो गई। ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की रियाजान तेल रिफाइनरी को टारगेट बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई।
रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक रियाजान तेल रिफाइनरी हर साल 17.1 मिलियन टन से ज्यादा तेल का उत्पादन करती है। रूस के हमलों की रणनीति को समझते हुए यूक्रेन भी रूस की भाषा में जवाब दे रहा है। 14 मई को अस्त्राखन रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले की वजह से उसका प्रोडक्शन ठप पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सेकेंड आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के लिए लगभग 4700 सैनिकों की पोलैंड और पूर्वी यूरोप में प्रस्तावित तैनाती रोक दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल बटालियन की तैनाती भी रद्द कर दी गई, जबकि करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाने की तैयारी की खबरें हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि और जीपीएस जैमिंग की खबरों ने नेटो को अलर्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि रूस की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन रास्ता भटककर फिनलैंड के एयर स्पेस तक पहुंच सकते हैं। जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब विनाश का भूत सिर पर सवार हो जाए तो नियम मलबे में तब्दील हो जाते हैं और उसूलों का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। बेंजामिन अब लेबनान में इसी तरह की तबाही मचा रहे हैं। फास्फोरस बॉम्ब से हमला करके बता दिया है कि लेबनान अब दूसरा गाजा बनने जा रहा है, क्योंकि अब मौत बनकर बरस रहे हैं फास्फोरस बम। आधी रात फास्फोरस बम से हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान को टारगेट किया गया। बेरूत और तायरे में सबसे ज्यादा हमले हुए। दरअसल फास्फोरस बम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम हड्डियां तक पिघला देता है। रूस भी यूक्रेन में इनका इस्तेमाल कर चुका है। दक्षिणी लेबनान के आसमान से रात के अंधेरे में जो सफेद रोशनी गिरती दिखाई दे रही है, वो कोई आतिशबाजी नहीं है, वो मौत का दूसरा नाम व्हाइट फास्फोरस है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अली अल ताहिर इलाके सहित कई रिहायशी बस्तियों पर आधी रात को ताबड़तोड़ फास्फोरस बम गिराए। हालांकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले रोकने का नया प्लान बनाया है। रॉकेट और ड्रोन के लिए जाली लगाई जा रही है। अभी तक 1,58,000 वर्ग मीटर की जाली सैनिकों को बांटी जा चुकी है और 1,88,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जाली खरीदने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और अमेरिकी संसद में तीसरी बार वॉर पावर्स एक्ट प्रस्ताव गिर गया है। यह खबर ईरान जंग में उलझे डोनाल्ड ट्रंप के लिए फौरी राहत लेकर आई है। ईरान जंग की वजह से अमेरिका में भी महंगाई आसमान छू रही है। नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले डेमोक्रेट्स ट्रंप की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मिशन में कुछ रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं। अमेरिका का एक कानून है जिसे वॉर पावर्स एक्ट कहते हैं। इस कानून के तहत राष्ट्रपति बिना कांग्रेस यानी संसद की मर्जी के सिर्फ 60 दिनों तक ही जंग लड़ सकते हैं। हालांकि ईरान जंग को लेकर यह डेडलाइन 1 मई को खत्म हो गई थी। समय सीमा के बाद भी संसद की नई मंजूरी के बिना सेना के इस्तेमाल को लेकर विवाद है। और ईरान जंग से वैश्विक हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जंग चीन के लिए फायदे का सौदा साबित होती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से ईंधन संकट से चीन के क्लीन एनर्जी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है, जिस वजह से बिना जंग लड़े चीन इस जंग में विजेता बनकर उभर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का निर्यात कुल निर्यात का 53% हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 100% से ज्यादा का इजाफा है। ये निर्यात खासतौर से एशिया और यूरोप में हो रहा है। मार्च में बैटरी निर्यात भी 44% तक बढ़ा है।